morning, Pranav. Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जैसा आपको बोला, पेयर ऑफ लाइंस का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, और जो लास्ट में आपने कंसेप्ट पढ़ा था पेयर ऑफ लाइन का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन यहाँ पर दोनों बातें कर लेते हैं, फिर पी एंड सी कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस some questions on pair of straight lines, and then on continue करेंगे P and C, permutation and combination. लास्ट कंसेप्ट आपने पढ़ा था होमोजिनेशन में कर्व और लाइन की इक्वेशन दी होती है। You have to find the joint equation of lines passing through the point of intersection of line and curve, and also passes through origin. तो joint equation हम find करेंगे, तो concept पर based पेयर ऑफ लाइंस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट कंसेप्ट आपने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन है फाइंड द लाइन joining origin and point of intersection find lines joining origin and point of intersection of circle x square plus y square equals to 3, and line x plus y equals to 2। ये देखिए कर्व दिया है आपको, अब यहाँ पर सर्कल है और लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 दिया है। ये सर्कल को ये लाइन दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगी, वो दो पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाले दो लाइन आपको मिलेंगे। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइंस। तो फॉर दिस, एक तो आपका यूजुअल मेथड है, उससे आपको नहीं जाना है। इन दोनों कर्व की इक्वेशन में से y एलिमिनेट करके x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर x के दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यू गेट टू वैल्यूज ऑफ y एंड देयरफॉर वी गेट 2 पॉइंट्स, और उसके बाद ओरिजिन और पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है। सो अपन इसको पेयर ऑफ लाइन के कंसेप्ट से, होमोजिनेशन के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको सिखाया था कि आप लाइन की इक्वेशन से कर्व की इक्वेशन को सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन always represent two straight line passing through origin, or here we have also to find
इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास होने वाले लाइन जब भी आपको निकालने हैं, ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है, तो ये हमेशा याद रखें कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होने वाले लाइंस को शो करता है। एंड फॉर दिस आप लाइन के इक्वेशन से कर्व को सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो सेकंड डिग्री टर्म है, बट जो 3 है वो सेकंड डिग्री नहीं है, आप उसको सेकंड डिग्री बस बना दें। कर्व की इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन। एंड फॉर दिस सबसे पहले आप लाइन का इक्वेशन ले लीजिए, which is x plus y equals to 2 and which can be written x plus y upon 2 equals to 1. And now जो सर्कल का इक्वेशन है x square plus y square equals to 3, 3 को आप 3 into 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। Now this implies x square plus y square is equals to 3 x plus y upon 2 का स्क्वायर। When you simplify तो ये 4 बनेगा, so it gives you 4x square plus 4y square is equals to 3x square, 3y square plus 6xy. And final equation is जब आप इनको ट्रांसफर करेंगे तो you get x square minus 6xy plus y square equals to, ये आपको दो लाइन मिलेंगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप इसको चाहो तो सेपरेट इक्वेशन, ये ज्वाइंट इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन है, इसे सेपरेट इक्वेशन भी आप लाइन के निकाल सकते हो। सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए मेथड आपको सिखाया था, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो वी गेट y अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 6y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अब ये y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला मेथड का फार्मूला यूज करेंगे। तो नाउ दिस इंप्लाइज y अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर minus 4ac upon 2. And we simplify this. This gives you 3 plus minus root 32. Root 32 is 4 root 2. अब 4 root 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 root 2 आएगा। So therefore equation of lines, पहला लाइन एक बार प्लस साइन ले लिया, तो 3 plus root 2x, and equation of second line is 3 minus 2 root 2x, 2 root 2x. So these are the separate equation of lines जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास होंगी और ओरिजिन से भी पास होंगी। ज्वाइंट इक्वेशन तक भी जा सकते हो, सेपरेट इक्वेशन भी निकाल सकते हो, जैसे ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने मूव करना। तो मेन कंसेप्ट सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है। जो टर्म ऑलरेडी सेकंड डिग्री है उनको आपने टच नहीं करना है, जो सेकंड डिग्री टर्म नहीं है उनको विद द हेल्प ऑफ लाइन सेकंड डिग्री का आप बनाएंगे। और उसके बाद वी गेट अ सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन which always represent the required lines. So take the screenshot, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो ये जो कल होमोजेनेशन का कंसेप्ट था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अपन इस पे कर रहे हैं, फिर एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन पी एंड सी पर मूव करेंगे। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सर राइट साइड की पहली लाइन एक बार बताना। ये पूरा इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर बनेगा, ये वाई अपॉन एक्स बन जाएगा, इधर 1 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, देन वी गेट पहला इक्वेशन। ठीक है कुणाल? हाँ सर, वो दिख नहीं रहा क्योंकि अभी दिख रहा है?
सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अभी। The second question is, you have to find the condition for which find condition for which the pair of straight line joining origin to point of intersection of line y equals to 2 root 2x plus c and circle x square plus y square equals to 2 at right angle. मतलब अब आपको बोला है कि ये सर्कल और ये जो लाइन आपको गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन से पास होने वाले जो लाइंस हैं वो एक दूसरे पे यदि परपेंडिकुलर हो, उनके बीच में एंगल यदि 90 डिग्री हो, तो कंडीशन क्या बनेगी? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ओवरऑल दोनों इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में एक अननोन टर्म दिया है सी, तो आपको वो सी के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, वही कंडीशन बनाएगा। तो हियर वी फाइंड द कंडीशन फॉर सी। जब ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी और दो लाइन फॉर्म करेगी फ्रॉम ओरिजिन जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो जैसा जैसा आपने कंसेप्ट पढ़ा है बिल्कुल सेम यहाँ भी आप देख रहे हो, सर्कल का इक्वेशन है अगेन, और सर्कल की इक्वेशन में दो टर्म एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये सेकेंड डिग्री टर्म है, ओनली टू इज नॉट अ सेकेंड डिग्री टर्म। तो आप इसको बस सेकेंड डिग्री बना दीजिए तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही होमोजीनियस बना तो ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करने लगेगा फ्रॉम ओरिजिन, और फिर अपन वहां पर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा लेंगे कि जब सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन दो परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो वो कंडीशन अपन ने अप्लाई करनी है। बट सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ लाइन अपन इसको सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड फॉर दिस अभी आपने सबसे पहले यहाँ से लाइन की इक्वेशन में सबसे पहले वन का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इसको सेकेंड डिग्री होमोजीनियस बनाना। तो ये लाइन का इक्वेशन कंसीडर करिए, y इज इक्वल टू 2 रूट 2x प्लस c एंड दिस कैन बी रिटन 2 रूट 2 को ट्रांसफर करेंगे तो इट इज y माइनस 2 रूट 2x divided by c equals to 1, and now equation of circle can be written x square plus y square equals to 2. 2 को आप 2 into 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। And now in place of 1 we write this value x square plus y square twice of 1 का वैल्यू है y minus 2 root 2x divided by c इसका स्क्वायर। When we open the bracket तो ये c square x square plus c square y square is equals to 2y square 16
एक्स स्क्वायर और माइनस ए रूट टू एक्स वाई पूरा ओपन कर दिया। यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए और इसके बाद इसको अरेंज करेंगे तो आप देख रहे हो सारे टर्म सेकंड डिग्री टर्म है। ट्रांसफर करके केवल अरेंज कर दीजिए। तो ये दोनों टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे। दिस कैन बी रिटन 16 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वाई वाला टर्म में आएगा 2 माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये टर्म ऐसा है माइनस का ए रूट टू एक्स वाई। तो ये बन गए दो लाइन विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन and point of intersection of line and curve. Now we given that these two lines are perpendicular क्योंकि इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। और आप जानते हो यदि सेकंड डिग्री होमोजीनियस दो लाइंस को रिप्रेजेंट करे विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a plus b equals to 0. That means the sum of coefficient of x square plus y square should be equals to 0. यहाँ पर x square है। So since these two lines are perpendicular, therefore sum of coefficient of x square plus y square equals to 0. This gives you 16 minus 2c square is equal to 0. 18 minus 2c square equals to 0. And the final condition is 9 minus c square equals to 0. So this is the condition. या आप ये भी बोल सकते हैं कि c बराबर प्लस माइनस 3 क्योंकि वी हैव टू फाइंड द कंडीशन। तो ये कंडीशन बनेगा जब इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो इस तरीके से एक आध अननोन भी आपसे पूछा जा सकता है। लाइन में या कर्व में किसी एक जगह पर अननोन दे देंगे और अननोन देने के लिए वो अननोन का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर हमको एक और रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन डाला गया है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो यूज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी वी गेट द वैल्यू ऑफ सी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो ये दो क्वेश्चन है होमोजेनेशन पर बेस जो लास्ट कंसेप्ट आपने पढ़ा था और अब इसमें एक फॉर्मूला जैसा मैंने आपको बोला और मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर हाँ बोलिए। सर अपन 1 की वैल्यू y माइनस सी 2√2x भी लिख सकते थे। हाँ वैसा भी लिख सकते हो तो फिर तब भी आंसर सेम ही चाहिए सर। लेकिन उसमें एक फर्क है y माइनस सी अपॉन 2 वहां से 1 कैसे बनाओ। y माइनस सी करोगे और 2√2x से जब डिवाइड करोगे वो नहीं करना आपने, हमेशा कांस्टेंट से डिवाइड करा करो क्योंकि वेरिएबल वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो जब यहाँ पर वेरिएबल वाला टर्म आएगा और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर जब यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 4 बना देगा। तो इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर में कांस्टेंट बनाइए, वेरिएबल मत डालिए, ठीक है। क्योंकि आप वेरिएबल डाल दोगे और फिर जब उसको जैसे आपने इस इक्वेशन में y माइनस सी नीचे 2√2x बनाया तो यहाँ पर 2√2x आएगा, यहाँ पर c आएगा। 2√2x का स्क्वायर करोगे तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा और 8x स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो डिग्री 4 बना देगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर डिग्री 4 बन जाएंगी और यहाँ पर 2 डिग्री रहेगी। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनता सेकंड डिग्री का। आपको सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है और इसलिए ऑलवेज आपने ये कांस्टेंट से डिवाइड करना ताकि डिनोमिनेटर में जो चीज रहे वो कांस्टेंट रहे, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है कुणाल। हाँ सर। ओके सर इसमें कभी पैरेलल वाली भी कंडीशन बन सकती है क्या? हाँ पैरेलल भी पूछ सकते कंडीशन। आपने सेकंड डिग्री होमोजीनियस में इफ लाइंस आर पैरेलल तो वहां पर पढ़ा है एच स्क्वायर बराबर ए बी। परपेंडिकुलरिटी के लिए पढ़ा था a प्लस बी बराबर 0 और पैरेलल के लिए कंडीशन लिखा है एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो वो भी कंडीशन लगा के यहाँ पर सी पे रिस्ट्रिक्शन आपको पूछ सकते हैं।
सर हाँ, सर ये लास्ट में क्या किया जब लाइन और परपेंडिकुलर? लास्ट में here we use the condition of perpendicularity. यदि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन दो परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम 0 होता है, मतलब a प्लस बी 0 होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 माइनस सी स्क्वायर था और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 माइनस सी स्क्वायर था। a प्लस बी बराबर 0 कर दिया, सो वी गेट द कंडीशन सिंस वी हैव टू फाइंड द कंडीशन। ठीक है हर्ष, यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। इसमें आपको एक और फॉर्मूला बता रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। लास्ट कंसेप्ट पेयर ऑफ लाइंस का एंगल बाइसेक्टर। देखिए एंगल बाइसेक्टर्स में आपने स्ट्रेट लाइन में भी थ्योरी पढ़ा है, दो लाइनों के बीच में दो एंगल बनते हैं और दो एंगल को बाइसेक्ट करने वाले आपको दो लाइन मिलेंगे। बाइसेक्टर का इक्वेशन आपने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ा और जहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको जनरली क्वेश्चन में पूछते हैं कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये थ्योरी आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में दो सेपरेट इक्वेशन दिए जाते थे। यहाँ पर पेयर ऑफ लाइंस में आपको लाइंस के सेपरेट इक्वेशन नहीं देंगे, लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन ज्वाइंट इक्वेशन आपको गिवन होगा और उनके जो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे उन एंगल बाइसेक्टर का भी आपने ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है। मतलब जो भी आपने बातें पढ़नी है दो दो लाइनें एक साथ पढ़नी है, मतलब ज्वाइंट इक्वेशन के लिए आपने बात करनी है। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट वहां से यहाँ पर लाया गया है। वहां पर सेपरेट इक्वेशन के लिए लिखते थे, यहाँ पर ज्वाइंट इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं और दो केसेस में हम लिखेंगे। सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन के लिए और उसके बाद हेट्रोजीनियस इक्वेशन। जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होती है कंप्लीट, वो दो लाइन को रिप्रेजेंट करे तो फिर एंगल बिटवीन बाइसेक्टर, एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। दो केस में हम एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी टेक की joint equation of bisectors of angle between lines represented by equation ax square plus 2sxy plus by square equals to 0। ये हमने सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन लिया है। आप जानते हो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है पासिंग टू ओरिजिन। दो एंगल बनेंगे, उन एंगल को बाइसेक्ट करने वाले दो लाइन मिलेंगे, उन दोनों लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन हमने लिखना है। So this combined equation is given by the equation x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon x। So this is the formula for calculating angle between lines, sorry, angle bisectors of angle between lines represented by this equation। और आप देख रहे हो
ये भी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा, क्योंकि a माइनस बी कोई नंबर है, h भी कोई नंबर होगा, तो h को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और a माइनस बी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा। मतलब अगेन दीज बाइसेक्टर आर आल्सो टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और एक और बात इसमें जो है कि आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम यदि करोगे तो वो 0 आता है। मतलब दीज टू एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो दोनों बाइसेक्टर आपको मिलेंगे, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। बट यदि आपको यहाँ पर सेकंड डिग्री हेट्रोजीनियस इक्वेशन देते हैं, मतलब सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन देंगे, उनके बीच में भी दो एंगल बनेंगे, वो दो एंगल को बाइसेक्ट करने वाले भी दो बाइसेक्टर होंगे, उन बाइसेक्टर का इक्वेशन और इनमें क्या फर्क होगा, तो वो सेकंड फॉर्मूला भी आप देख लो। So again we write the joint equation of bisectors of angle between lines represented by equation आपने सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन लिया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये कंसीडर किया है कि दिस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, इसलिए डेल्टा 0 होगा। तो यहाँ पे भी ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो इक्वेशन आपको मिलेंगे लाइन के, बट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं होगा। सो इनके बीच में एंगल का जो बाइसेक्टर का इक्वेशन है, इट इज आल्सो गिवन बाय सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज है, आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला इज x minus alpha whole square y minus beta whole square upon a minus b, and this is x minus alpha y minus beta upon h, where alpha और beta क्या है? So alpha beta is point of intersection of lines represented by equation, ये जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपने ये देखा कि इनसे रिप्रेजेंट जो दो लाइंस है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है, जबकि इनसे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं होता, ये अदर देन ओरिजिन कहीं इंटरसेक्ट करती है। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, तो उससे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको मिलेगा, और यदि आप अल्फा और बीटा की जगह पर 0 0 डाल देते हैं तो फिर ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों याद रखना बड़ा इजी है, बस ये याद रखिए कि होमोजीनियस इक्वेशन दिया है तब यहाँ अल्फा बीटा की जगह 0 आएगा, और यदि जनरल इक्वेशन की दो लाइंस दिए हैं तब अल्फा बीटा आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, और बाद में फिर अल्फा बीटा की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर्स, दो लाइनों के बीच में दो एंगल बनेंगे, दो एंगल को बाइसेक्ट करने वाले दो बाइसेक्टर होंगे, वो बाइसेक्टर्स का भी कंबाइंड इक्वेशन हमने लिखा है। ये भी ज्वाइंट इक्वेशन दिया था कंबाइंड इक्वेशन, और ये भी ज्वाइंट इक्वेशन दिया है कंबाइंड। इसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में करके बताता हूँ, फिर अपन चलेंगे आगे। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। सर ये लाइन जरूरी नहीं है ना ओरिजिन पे ही मिले? ये वाले ओरिजिन से मिलेंगे, ये वाले ओरिजिन पे नहीं मिलते। यहाँ पर बाइसेक्टर भी ओरिजिन से पास होगा, लाइन भी ओरिजिन से पास,
यहाँ पर बाइसेक्टर भी अल्फा बीटा से पास होगा और लाइंस भी अल्फा बीटा से पास होगा, क्योंकि बाइसेक्ट वहीं पर होगा जहां से लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहीं से एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, हियर वी डिस्कस some questions based upon this theory. So moving on to page number 4. देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, फिर चलेंगे अपन आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स of angle between lines represented by x square plus 2xy cot theta plus y square equals to 0. फुल स्टॉप। ये अपना क्वेश्चन है। वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, और आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा एंगल बाइसेक्टर के लिए। सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और एक्स वाई अपॉन एच, एंड देयरफॉर वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1, और एक्स वाई अपॉन एच का वैल्यू है कॉट थीटा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y बराबर प्लस माइनस एक्स। These are our bisectors। ये है दो लाइंस जो कि, और आपको कंबाइंड इक्वेशन पूछे तो फिर ऐसा लिखना है, सेपरेट इक्वेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये सेपरेट कर दिया, ये कंबाइंड इक्वेशन। तो बड़ा इजी फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला में ए बी और एच का वैल्यू पहचानिए। ए बी 1 है, बी बी 1 है और एच का वैल्यू कॉट थीटा है। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। वहां से कंपेयर करके ए बी और एच का वैल्यू निकाल के बस यहाँ डालना है। सो वी गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर और सेपरेट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। एक और क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, फिर अपन अपनी थ्योरी पर चलेंगे। सो take the screenshot। We are moving to page number 5। So if bisectors of lines, next question है। x square minus 2pxy minus y square equals to 0। b x square minus 2qxy minus y square equals to 0। then
विच वन इज करेक्ट? क्या पी क्यू प्लस वन का वैल्यू 0 आएगा, या पी क्यू माइनस वन 0 होता है, या पी प्लस क्यू 0 होगा, या फिर पी माइनस क्यू का वैल्यू? करिए आप इसका आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी करो आंसर। वो सब चेक करें, अंशु भगने चेक करें, अक्षत राम टेके चेक करें। अनुराग और अभिषेक चेक करें, मानसी चेक करें, सुजल चेक करें, अंशु भगने चेक अगेन, रवि कुमावत चेक करिए, आर्यन गणवीर चेक करिए, अक्षत राम टेके करेक्ट है, अरमान चेक करें। यस, डी रॉन्ग है। आर्यन गणवीर करेक्ट है, अभिषेक बहात्तर चेक करें, सुजल चेक करें। ऋषभ करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें, हर्ष मेश्राम चेक करें। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। हर्ष मेश्राम करेक्ट है अभी। मानसी चेक करो, गलत है।
कुणाल चेक करिए। अर्थात चेक करो। चलिए अब देख लो सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा रॉन्ग हुए, इतना रॉन्ग बनता नहीं। तो सॉल्यूशन ये है, आपको क्वेश्चन में जो दिया है वो ये है, यदि इन दो लाइंस के जो बाइसेक्टर हैं वो बाइसेक्टर का ज्वाइंट इक्वेशन ये हो, तो पी और क्यू में क्या रिलेशन हो। ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस के बाइसेक्टर आपको ये दिए, तो यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। एंड फॉर दिस सबसे पहले अपन इस लाइन के लिए बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज, क्या होता फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और एक्स वाई अपॉन एच। ये है बाइसेक्टर का इक्वेशन। रवि कुमावत चेक करें। अब ये माइनस पी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, देन यू गेट माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, या फिर इन दोनों टर्म्स को वहां ट्रांसफर कर दो, यू गेट पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे मुताबिक ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइंस इज दिस, ये हमारे मुताबिक है। बट क्वेश्चन में आपको दिया है यही इसी लाइन के जो बाइसेक्टर हैं वो ये, तो आपको ऑलरेडी बाइसेक्टर का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy) माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ये हमको गिवन है बाइसेक्टर की इक्वेशन, जबकि ओरिजिनली जो आते हैं वो ये आते हैं। मतलब ये दोनों सेम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दे आर आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल है तो आप ये जानते हो कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर एक्स वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो, तो 2 अपॉन माइनस 2q, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो माइनस पी अपॉन माइनस 1। तो फाइनली ये दो बातें कट जाएंगी, क्योंकि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज पी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। So the condition is PQ plus 1 equals to 0. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको कैलकुलेशन में कोई डाउट हो, नहीं समझा हो तो पूछिए। चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट। ये है हमारा पेयर ऑफ लाइंस का कंसेप्ट। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 6, पी एंड सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर पे अपन फिर से आ रहे हैं। पेज नंबर 6, पी एंड सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
फर्स्ट थिंग तो आज इवनिंग स्लॉट में कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे। कल बाइनोमियल थ्योरम खत्म किया, आज वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे। टाइम आज के लिए 5 to 6 है। ग्रुप में आईडी पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर अपन पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करें। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कल आपको जो बताया वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस बताया कि परम्यूटेशंस के क्वेश्चन में आपने क्या करना है और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन में आप क्या करते हो। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। जब मेरे को कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ज़्यादा होते हैं जबकि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कम होते हैं। और आपने लास्ट में एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मतलब एनसीआर और एनपीआर में रिलेशन भी निकाला था। और इसमें आपने पढ़ा था कि यदि मैं एनपीआर निकालना चाहता हूं तो एनपीआर बराबर एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब यदि 10 में से मेरे को 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि 10 में से पहले 3 ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर लो और फिर वो 3 ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर लो। तो यही कारण से हम एन पी आर बराबर एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल लिखते थे, क्योंकि एन पी आर का मतलब है एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। एंड फॉर दिस फर्स्ट वी सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन गिवन ऑब्जेक्ट्स विच इज डिनोटेड बाय एन सी आर, और उसके बाद हम आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देंगे तो आर फैक्टोरियल वे से होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कल लास्ट में आपने पढ़ा था। तो अवर चैप्टर पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि NPR मतलब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n given objects, it is equals to NCR into R factorial। तो ओवरऑल जो आपने समझना है कि आपने यदि n में से R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला है NPR का आपके पास। ये जो रिलेशन आपने बनाया ये रिलेशन आपने यहीं से बनाया था, क्योंकि वी हैव एनपीआर के लिए फॉर्मूला। एनपीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। एंड एनसीआर के लिए फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और यहीं से एनसीआर और एनपीआर का ये रिलेशन है। तो आप देख रहे हो कि एनपीआर इस फॉर्मूला को यदि हम आर फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दें, ये आर फैक्टोरियल, बाकी बातें तो सेम है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ भी है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ भी है, आर फैक्टोरियल से डिवाइड। तो मैं यदि ये एनसीआर जो वैल्यू बना इसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनपीआर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहीं कहीं क्वेश्चन में हम यूज भी करेंगे कि n में से r ऑब्जेक्ट्स को यदि आपने अरेंज करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और बाद में फिर उन r ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, सो ये लास्ट में आपने देखा। दिस इज रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर। बेसिक आइडिया आपको थ्योरी इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है और इनके लिए फॉर्मूले क्या है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन अपन करेंगे। लेकिन इसके पहले भी अपन कुछ रॉ मटेरियल इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं चैप्टर की, वो अपन पहले फुलफिल कर ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने इनका डिफरेंस देखा और कब हमने परम्यूटेशन का और कब कॉम्बिनेशन का यूज करना है
तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि जब अरेंजमेंट की बात आएगी तो परमिटेशन यूज करेंगे, और जब सिलेक्शन की बात आएगी तो कॉम्बिनेशन आपने यूज करने। एंड नाउ आफ्टर दिस एक और बहुत यूजफुल प्रिंसिपल है। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगहों पर यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि ये समझ गए तो काफी कुछ आपका आसान हो जाएगा। तो पहला हेडिंग अभी इसमें आज के लिए ये है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। Fundamental principle of counting, there are two principles, and the first principle is addition principle. First principle है addition principle. अभी देखिए ये एडिशन प्रिंसिपल क्या है। सो देखेंगे, एडिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि इफ वन ऑपरेशन हैज n possible outcomes and another operation has n possible outcomes, then total number of ways in which only one can perform is m plus n ways। मतलब मेरे पास दो ऑपरेशन है या दो इवेंट हैं या दो इंसिडेंट्स हैं, जिसमें पहले इंसिडेंट्स के लिए m आउटकम्स है और दूसरे इंसिडेंट या दूसरे ऑपरेशन के लिए या दूसरे इवेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज n है, और हमको एक बार में कोई एक ऑपरेशन ही परफॉर्म करनी है, या तो पहला वाला ऑपरेशन या फिर दूसरा वाला ऑपरेशन। तब हम यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तब अपन क्या करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ वेज के बीच में एडिशन का साइन करेंगे। मतलब आप ये बात समझिए कि जब आपको दो ऑपरेशन में से एक बार में कोई एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, आइदर ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन बी, जहां पर और वर्ड आएगा क्वेश्चन में, जहां पर भी और वर्ड आएगा OR और इंग्लिश का आपने और लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक बार में कोई एक ही परफॉर्म करना है, या तो इवेंट ए या फिर इवेंट बी। जब और वर्ड आएगा तो और के लिए अपन एडिशन साइन या प्लस साइन यूज करेंगे। इसको आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि फॉर दिस वर्ड वी यूज एडिशन साइन, और इसके कारण अपन यहाँ पर इसको एडिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। और इसके बाद आपने इसमें एक और प्रिंसिपल पढ़ना है विच इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। वहां पर अपन मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज करेंगे। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल आप समझिए कि किस तरीके से ये ऑपरेशन का मतलब क्या है और m पॉसिबल आउटकम्स इसका मीनिंग क्या है,
और प्लस साइन आप ये कैसे यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछते हैं। तो मान लीजिए कि दिस इज नागपुर स्टेशन, ये अपना एन है, नागपुर, एंड देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम नागपुर टू बॉम्बे। नागपुर से बॉम्बे जाने के लिए अपने पास 4 रूट्स हैं। रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4। There are 4 routes from Nagpur to Bombay, and there are 5 routes from Nagpur to Delhi. अब ये रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, बस रूट्स, ट्रेन रूट्स, ठीक है। और इसमें ये वैल्यू, ये हो गए ऑपरेशन कि मेरे पास नागपुर से बॉम्बे जाने के लिए 4 रूट्स हैं और नागपुर से दिल्ली जाने के लिए 5 रूट्स हैं। और अब इसमें ये बात है कि इफ अ पर्सन वांट्स टू लीव द स्टेशन नागपुर, there are 4 routes from Nagpur to Bombay, there are 5 routes from Nagpur to Delhi, or if a person wants to leave the station Nagpur, then how number of ways, then the total number of ways in which he can leave the station Nagpur. कितने तरीकों से ये नागपुर स्टेशन छोड़ सकता है, टोटल नंबर ऑफ वेज। आदमी तो एक ही है, 9। हाँ वेरी गुड। तो आदमी तो एक ही है, एक बार में वो एक ही जगह पर मूव कर सकता है, या तो नागपुर टू बॉम्बे चला जाए या फिर नागपुर टू दिल्ली आए। तो यहाँ पर और वर्ड आएगा, एक बार में कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। और इस केस में हम यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ के आपने समझना है कि कहाँ पर आपने एडिशन प्रिंसिपल का यूज करना है और कहाँ पर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज करना है। तो वी हैव 2 ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन मान लेते हैं ये है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 4 हो गया। और सेकेंड ऑपरेशन मान लेते हैं ये है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 5 हो गया। और अब आप देख रहे हैं कि एक बार में कोई एक ही परफॉर्म हो सकता है, या तो आप नागपुर टू बॉम्बे जा सकते हो या नागपुर टू दिल्ली जा सकते हो। सो हियर वी यूज पॉजिटिव साइन, प्लस साइन, एडिशन प्रिंसिपल का अपन यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इस क्वेश्चन के लिए जो आएंगे वो आएंगे 5 + 4 = 9 वेज। उसके पास टोटल 9 चॉइसेस हैं, 9 तरीके से ये नागपुर स्टेशन छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द एडिशन प्रिंसिपल। और भी आप इसमें डेली लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं मॉर्निंग में 4 बैच और इवनिंग में सपोज 5 बैच लेता हूँ, और एक बच्चा आया और उसने मेरे को बोला सर मेरे को ज्वाइन करना है कोचिंग। तो मैं बोलूँगा या तो आप मॉर्निंग में आ सकते हो या इवनिंग, कोई एक ही जगह पर आ सकते हो। तो उसके पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल होंगी, टोटल 9 अवेलेबल होंगी। या तो मॉर्निंग के 4 बैचेस में से कोई एक बैच कर ले, या इवनिंग के 5 बैचेस में से कोई एक बैच कर ले। तो 4 + 5 यहाँ पर हियर वी यूज। सो जब भी चॉइसेस के लिए एक बार में कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वी यूज एडिशन साइन, प्लस साइन। तो दिस इज एडिशन प्रिंसिपल। अब इसी एग्जाम्पल को, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को अपन मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट। इसमें कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। आपने बेसिकली क्वेश्चन में ये वर्ड देखना है, या क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि और आ रहा है कि एंड आ रहा है। जब भी एंड साइन आएगा तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन, मतलब जब दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म होंगे, देन वी यूज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। So take the screenshot. Moving on to page number 7, and the second principle is multiplication principle. तो एडिशन की जगह केवल मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। सर इसमें ऑपरेशन 5 और 4 है ना? क्या बोले? ऑपरेशन 5 और 4 है ना? नंबर ऑफ ऑपरेशन 5 and 4, मतलब ये कितने तरीके, यहाँ नागपुर से बॉम्बे जाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हैं, कितने तरीकों से आप जा सकते हो।
तो आप या तो ये रूट फॉलो करोगे या ये रूट फॉलो करोगे या ये रूट फॉलो करोगे, या आपके पास 4 चॉइसेस अवेलेबल है। तो पहले ऑपरेशन के लिए 4 वेज हैं, दूसरे ऑपरेशन के लिए 5 वेज हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन है। हाँ सर। पेज नंबर 7, मल्टीप्लिकेशन। सर हाँ सर ये जो जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क का जैसे साइन है सर, उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा क्या? क्या बोले? सर जो वेक्टोरियल दिए आपने उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू है क्या? हाँ, फैक्टोरियल मतलब एक कोई नंबर ही आए, क्योंकि फैक्टोरियल जैसे इफ यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो 10 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आप लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 9 अप टू 10। ठीक है, तो वो 10 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट इतना बड़ा आगे से ना लिखना पड़े, उसकी जगह पर अपन सिंपली 10 फैक्टोरियल का साइन लगा देते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन इन दी जब भी आएगा तो आप ये मानिएगा फैक्टोरियल जिस भी नंबर पे लगा है उतने नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेना, लेकिन नेचुरल नंबर जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है, 5 फैक्टोरियल, तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। आप उसको 1 इंटू 2 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, या फिर 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 5 लेना। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, सर वो जो लास्ट लाइन है दैट टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ओनली वन कैन परफॉर्म, मतलब कोई भी एक ऑपरेशन को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज ना, दोनों में से? दोनों में से एक बार में कोई एक परफॉर्म होगा। मतलब आपको जो बंदा है उसके पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल होंगी, जब वो दोनों में से कोई एक ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता है। जब दोनों में से एक का मतलब हो गया और वर्ड आएगा, आप बोलोगे या तो पहला ऑपरेशन परफॉर्म करे या फिर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करे। बंदा तो एक ही, ऑपरेशन दो है, लेकिन एक बार में उसको केवल एक ही परफॉर्म करनी है। तो कितने तरीके का अपन यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, ये ऋषभ बोधे खड़े, और ऋषभ बोधे को या तो यहाँ ऋषभ बोधे यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, या यहाँ से। एक बार में कोई एक ही परफॉर्म हो सकता है, आधा आधा तो बढ़ नहीं जाएगा कि भैया आधे तुम चले जाओ बॉम्बे और आधा मैं चला जाता हूँ अभी दिल्ली आपका। तो इसलिए एक बार में जब एक परफॉर्म होगा ऑपरेशन, तो फिर हियर वी यूज एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है ओके ऋषभ? सर, यस सर। ऋषभ ही थे ना? हाँ सर। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अगेन सेम, देखिए कहीं कोई चेंजेस नहीं किया। अब मैं जो कर रहा हूँ, one operation has n possible outcomes, another operation has n possible outcomes. The total number of ways in which both, बस यहाँ पर only one की जगह पर अपन ने both वर्ड डाला, both operation can perform is। अब यहाँ पर here we use multiplication principle, m into n ways हो जाएगा। तो जब यहाँ पर n वर्ड आएगा तो एंड के लिए वी यूज मल्टीप्लिकेशन साइन, तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इस पर ये क्वेश्चन आपका बनेगा कैसे, तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये हो जाएगा, दिल्ली से नागपुर आने के लिए 5 रूट्स हैं और नागपुर से बॉम्बे जाने के लिए 4 रूट्स हैं। तो इफ अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे वाया स्टेशन नागपुर, एक व्यक्ति है जिसको दिल्ली से बॉम्बे जाना है बट नागपुर होते हुए जाना है, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों ऑपरेशन एट अ टाइम परफॉर्म होंगे। तो वो पहले दिल्ली से नागपुर आएगा, फिर नागपुर से बॉम्बे भी जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आपने एडिशन साइन यूज करना है कि मल्टीप्लिकेशन साइन, एक बार में कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, कि उसको दिल्ली से बॉम्बे जाना है वाया स्टेशन नागपुर, नागपुर होते हुए निकलना है। तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। मतलब ओवरऑल जो देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हो गया, मान लो उसने पहला रूट चूज किया यहाँ पर दिल्ली से नागपुर आने के लिए, और उसके बाद नागपुर से बॉम्बे जाने के लिए वो 4 में से कोई एक यूज कर सकता है। मतलब इस पहले रूट के लिए इसके करस्पॉन्डिंग 4 रूट होंगे, ऐसे दूसरे के लिए भी 4 होंगे,
तीसरे के लिए भी 4 होंगे, चौथे के लिए भी 4 और पांचवे के लिए भी 4। तो 4 + 4 + 4 5 टाइम्स करोगे तो वो आता है 20, या इनडायरेक्टली ऐसा करने के बजाय अपन 5 × 4 लिख देते हैं। तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर 5 × 4 हो जाएगा, विच इज 20। उसके पास टोटल 20 वेज होंगे जिससे वो दिल्ली से बॉम्बे जा सकता है वाया नागपुर, नागपुर होते हुए। ठीक है, सो हियर वी यूज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन पढ़ के ये आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको और वर्ड यूज करना है, मतलब एडिशन साइन यूज करना है, या आपने एंड वर्ड यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करना है। ठीक है, सो एक बात बस आप याद रखें कि दोनों ऑपरेशन में एक बार में कोई एक परफॉर्म होगा तो एडिशन साइन, दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं तो वी यूज मल्टीप्लिकेशन साइन। तो ये आप बड़ा इंपॉर्टेंटली इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आगे हम कहीं पर भी प्लस साइन दे देंगे और कहीं पर मल्टीप्लिकेशन साइन दे देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने प्लस और इंटू का साइन लगाना है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इधर प्लस क्यों लगाया गया और इंटू क्यों लगाया गया। दो ही प्रिंसिपल हैं बस, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का साइन वहां पर डायरेक्टली यूज करेंगे, और जब आप इन पर बेस क्वेश्चन करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे इन साइन से। फिलहाल इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो दिस इज दी 2 प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनको बोलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करते हैं, चाहे परम्यूटेशन के क्वेश्चन हो या फिर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हो। बेसिक जानकारी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं भी आप जब देखोगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो एडिशन का साइन या मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर लेते हैं। तो क्यों यूज किया? केवल 2 रीजन के कारण, कि क्वेश्चन में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एक बार में, कि दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। तो दिस इज आवर बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद अगली क्लास से हम परम्यूटेशन का डेफिनेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात में कोई डाउट अभी भी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। सर हाँ, सर मैंने क्या हेलो। सर मैंने क्या थर्ड बैच में था, हमारा हाइट और डिस्टेंस होने का हाँ, है हो ना जाएगा। टेक्नोलॉजी। 2 दिन लगते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। 10th क्लास में जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी है उसी के मेरे को क्वेश्चन कराने, 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा, हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस आप ज्यादा वरीड मत हो। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। 10th क्लास के जितने भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के आपने करे वो सारे कर लो। ठीक है, और अभी जो जेई मेंस का पेपर हुआ है रिसेंटली, ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट, सॉरी फरवरी अटेम्प्ट और मार्च अटेम्प्ट का, वो उठा के आप सॉल्व करोगे तो आप जेई के क्वेश्चन निकाल ले जाओगे अभी से, क्योंकि 10th लेवल का हाइट एंड डिस्टेंस आता है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। बाकी खत्म करने की बात है तो 2 दिन में मैं खत्म भी कर दूंगा। ठीक है हर्ष, यस सर। चलिए ठीक, बाय एवरीवन।